मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डीजे सर चैनल पर एकदम अपडेट रहिएगा। क्लास 10th के बच्चे वाणिज्य वाले जो हैं और साथ ही साथ जो अंग्रेजी के बच्चे हैं और 12th के और हिस्ट्री के जो बच्चे हैं तो वो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट को देखते रहें। और देखिए वाणिज्य पर ज़्यादा काम इसलिए होगा क्योंकि उनकी जो पार्टिकुलर सब विषय की जो वीडियोज़ बहुत कम है। बहुत लगातार बच्चों की कुछ बातें आ रही थी कि सर हम लोग तुरंत तैयार करा जाता, तो रेगुलर आप लोग अपडेट रहिएगा। डीजे सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तुरंत नोटिफिकेशन गिरेगा, उसको पूरे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बन रहे हैं। और पार्टिकुलरली मैं आप लोगों के अलग-अलग चैप्टर पर नहीं भेज पाऊँगा, अलग-अलग आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा पास अपने पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जो कि वाणिज्य वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे जिनका कि सब्जेक्ट वाणिज्य है। तो वाणिज्य का जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स में देखिए पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बचत का क्या अर्थ है? बचत का क्या अर्थ है? बचत के सामाजिक महत्व बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए समझते हैं हम लोग कि बचत का क्या महत्व है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर बचत की। अगर हम लोग बेसिकली बात करें, देखिए तो धन को संरक्षित करने से है। धन को संरक्षित का मतलब कि धन को बचाने से है। देखिए सामान्य अर्थों में अगर बात किया जाए, देखिए बचत का, तो बचत का अर्थ क्या होता है? धन को संरक्षित करना, धन को सुरक्षित रखना। तो रखने के लिए जगह चाहिए, तो रखने के लिए जगह क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बैंक में रखते हैं लोग, पेंशन फंड में रखते हैं, निवेश करने की तैयारी करते हैं इत्यादि। जैसे देखिए एलआईसी बीमा वगैरह हो गया आपका, जितना भी ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके बचत फंड की तरह काम करते हैं। बैंक में रखने की बात हो गई, पेंशन फंड में रखने की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ जैसे आपकी कोई सहारा की बात हो गई, एलआईसी कोई बीमा वगैरह आप कराते हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपका धन जो होता है वो संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। लेकिन व्यापार के अर्थ में अगर कहा जाए तो बचत शब्द जो होता है खर्च घटाने से। तो अगर व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बचत का अर्थ क्या होता है? खर्च घटाने की बात होगी, ठीक है। संसाधनों के को बचाने की बात होगी, और कम से कम उनका प्रयोग किया जाए, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखिए संसाधनों का कम से कम प्रयोग, खर्च घटाएं। लोग कहाँ-कहाँ से हम खर्च घटा सकते हैं, तो कहाँ-कहाँ से हम खर्च को कम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग बचत को और बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है डियर। तो अभी बात हो रही थी जो आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण रूप से, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने अगर ऐसा किया हुआ है तो इसके प्रॉफिट क्या मिलेंगे आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा। इससे लोगों को क्या मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर बचत जब होती है डियर स्टूडेंट्स, तो बचत के क्या होते हैं? बहुत से लाभ देखने को मिलेंगे। पूंजी आपके पास इकट्ठी होगी, तब आप कोई ना कोई काम करवाएंगे, किसी न किसी वर्करों से काम लेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को आपने क्या दिया? रोजगार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी प्रत्येक नागरिक जब होता है, तो देश का हर एक नागरिक यानी किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय के लिए देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है वो जिम्मेदार होती है। तो वह व्यक्ति क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय में देखिए वृद्धि होती है। ये बचत के माध्यम से ही देखिए संभव है। प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? वृद्धि देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी राष्ट्र के लिए, या आपके खुद के लिए भी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठता है। तो जाहिर सी बात है बचत की वजह से ही क्या होता है? जब सेविंग करेंगे आप, तभी ना रहन सहन करेंगे, ना ये व्यवस्थाएं बदलेंगे। जमीन वगैरह पता चला लिया, इंसान बनवा रहा है, उसको खाने पाने की चीजें हो गई, पहनने ओढ़ने की चीजें हो गई, और अपना सामाजिक एक स्तर होता है उसका क्या हो जाता है? उठता है। देखिए राष्ट्र का शक्तिशाली होना, राष्ट्र जाहिर सी बात है जब उसका राष्ट्रीय आय मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है जीडीपी उसका क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो राष्ट्र क्या होगा? शक्तिशाली होगा। बचत के द्वारा ही देखिए देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। जाहिर सी बात है कि जब बचत होगा, सेविंग हुआ, तो देश भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। तो ये डिसीजन क्या होता है? क्योंकि नागरिकों पर ही निर्भर होता है किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास की बात हो गई, इससे देश की राजनीति व सैनिक शक्ति वृद्धि होती है। देखिए देश के राजनीतिक विकास का मतलब होता है उसके सैनिक वो और भी आवश्यकता वाली चीजें जो होंगी, वो सैनिक शक्ति की जो बात होगी, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उनको वे लोग आसानी से क्या करेंगे? ले पाएंगे। तो इसलिए डिसीजन देखिए पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न क्या था आपका डिस्टेंस की बचत का क्या अर्थ है? बचत के सामाजिक महत्व बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है हम लोगों की, वो उसके सेकंड प्रश्न की ओर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ने से पहले देखिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा 950 690 257। इस नंबर को खुद भी सेव करिए और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़िए इस नंबर से, और जो भी वीडियो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं उसको अपने क्लासमेट पर शेयर तुरंत कर दीजिए, तुरंत तत्काल में तुरंत करिए। भारतीय स्टेट बैंक की दो असफलताओं को बताइए। देखिए अति लघु में अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय, यहाँ पर ये ले लीजिए, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की दो असफलताएं बताइए। तो भारतीय स्टेट बैंक की दो असफलताएं कौन कौन सी डिलीशियस? देखिए आप पॉइंट वाइज आपको मिल रहा है, अति लघु में पूछ रहा है आपका, तो अति लघु में आप देखिए क्या जो इसकी असफलताएं। देखिए शाखाओं का विस्तार करने की नीति में पूर्ण रूप से
तो डिविजन पहली जो देखिए इसमें असफलता क्या निकल कर आती है कि ये जो शाखाओं के विस्तार को पूर्ण रूप में नीति में देखिए सफल नहीं हो पाया है ना, यानी शाखाओं का विस्तार ये नहीं कर पाया है सही से। ये पहला जो होगा इसकी सफलता हो जाएगी। और दूसरा जो है इसके द्वारा नौकरशाही को बढ़ावा मिला है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो है इसके असफलताएं भी कह सकते हैं हम लोग, और भारतीय स्टेट बैंक की ये दोष भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है डिविजन, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रश्न। भारतीय स्टेट बैंक से देखिए प्रश्न पूछता रहता है आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से अक्सर ही, और क्योंकि जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के बाद जो पावरफुल बैंकों में अगर बात की जाए तो वो कौन है, आपका भारतीय स्टेट बैंक ही आता है ना। अब बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्जित कार्य कौन कौन से हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तीसरा प्रश्न संख्या 3 कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से बताइए। देखिए डिस्कशन पहला जो पॉइंट होगा, पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ समझेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्जित कार्य हैं कुछ महत्वपूर्ण है। आइए पॉइंट वाइज हम लोग उनको देखते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट हो जाएगा डिस्कशन में, भारतीय स्टेट बैंक किसी व्यक्ति या फर्म को निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकता। ये पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देने का अधिकार जो होता है वो भारतीय स्टेट बैंक के पास नहीं है, वर्जित किया गया उसको। तो भारतीय स्टेट बैंक क्या करता है, किसी व्यक्ति या फर्म को निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकता। कोई भी फर्म हो रहा है, कोई कंपनी है, कोई व्यापार करने जा रहा है, या कोई भी अगर लोन लेना चाह रहा है तो वो एक निश्चित निर्धारित सीमा तक ही बस दे पाती है ऋण, उससे अधिक नहीं दे सकती। दूसरा डिरेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात हो जाएगी, देखिए यहाँ पहला पॉइंट तो आपका हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, यह सिर्फ ऐसे बिलों को भुना सकता है जिसमें दो व्यक्तियों या फर्मों के हस्ताक्षर हो। तो ये किन्हीं उन्हीं लोगों को बिल वगैरह देने की बात होती है जहां जिसमें दो व्यक्ति या तो फर्मों, दो से अधिक दो फर्मों की बात होती है, जहां पर दो कंपनियों, दो व्यापारों की महत्वपूर्ण रूप से जब साझेदारी की बात होती है तो वहां पर देखिए ये अपने क्या करता है, भुना सकता है। इसके अन्यथा ये जो है भारतीय स्टेट बैंक अपना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा, यह कृषि बिल के अलावा अन्य किसी प्रकार के बिल को नहीं भुना सकता। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 जो आपका डिसीजन है यहाँ पर, कृषि बिल के अलावा देखिए इसको किसी प्रकार के बिल को भुनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसके कुछ और भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्जित कार्य हैं। तो देखिए वर्जित कार्य में डियर स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट नंबर आपका 4 इसमें क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 जो क्या है, यह अपनी अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं ले सकता। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक का जो है वो ऋण नहीं ले सकता। किस पर ऋण नहीं ले सकता, अपने अचल संपत्ति पर। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नहीं पांचवा जो आज पॉइंट हो जाएगा, यह किसी प्रकार की अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता। क्रय क्रय की बात कर रहा है, ये क्रय नहीं कर सकता। खरीद बेच जो बात हो रही है यहाँ पर, तो यह किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो है इसके कुछ दोष हैं या इनकी सीमाएं हैं जो भारतीय स्टेट बैंक नहीं कर सकता या इनको वर्जित है यह कार्य करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चौथा प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो चौथे प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चौथा प्रश्न जो है और पांचवा प्रश्न है, तो दोनों एक में भी पूछ सकता है और अलग अलग भी पूछ सकता है। मैंने देखिए यहाँ पर डिस्कशन जो आप लोगों के साथ किया हुआ है वो अलग अलग किया हुआ है, और दोनों को अगर एक साथ मर्ज करके भी पूछेगा आपसे तो आप अपना उत्तर इसमें जो सटीक रूप से बता दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए प्रश्न क्या है इसमें आप लोगों का, नस्तीकरण की परिभाषा लिखिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, नस्तीकरण की परिभाषा लिखिए। तो नस्तीकरण की परिभाषा लिखिए या इसके लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये एक ही साथ पूछ सकता है। तो चौथे प्रश्न में मैंने नस्तीकरण की परिभाषा को शामिल किया हुआ है, और सेकंड जब आपको मिलेगा तो उसमें नस्तीकरण की विशेषताओं के बारे में या उसके लाभ के बारे में लोग बात करेंगे। देखिए डिस्टेंस नस्तीकरण की बात हो रही है, तो नस्तीकरण एक विधि है, देखा जाए तो एक विधि के अंतर्गत आने वाले तथा जाने वाले व्यवसायिक पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को एक प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है डिस्टेंस, ये क्या है, नस्तीकरण का मतलब होता है कि क्या होता है इसमें जो भी विधि के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी आने वाली हो कंपनी के लिए या व्यापार के लिए, जो भी आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, तो व्यावसायिक पत्र जो होते हैं या उनकी प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखा जाने का जो व्यवस्था है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आवश्यकता पड़ने पर किसी पत्र अथवा प्रतिलिपि को सरलतापूर्वक एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको नस्तीकरण कहते हैं। यानी किसी भी ऐसी व्यवस्थाएं जो कि उस बिजनेस व्यापार के लिए जो भी आवश्यक शर्तें रही हैं, जो आवश्यक पत्र है, जो प्रतिलिपि रही हैं, जो महत्वपूर्ण रही हैं। प्रतिलिपि का मतलब जो फोटोशीट की बात हुई, जो उनका फोटोशीट की बात हो रही है, जो जरूरत की चीजें हैं, तो प्रतिलिपि को सरलतापूर्वक एवं शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए रखने की जो व्यवस्था है हमें प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नस्तीकरण देखिए बहुत नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये लघु में भी पूछ सकता है, आपके अधिलघु में पूछ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। मैं इस प्रकार से आपका सेशन ले रहा हूँ जिसमें कि आप सभी प्रकार से अपने उत्तर को लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बात भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। आइए बढ़ते हैं, अब देखिए चौथे प्रश्न में, देखिए पांचवा प्रश्न भी आपका शामिल है डियर स्टूडेंट्स। तो चौथे में पांचवा अगर मिला के भी पूछ सकता है आपका, या तो अलग अलग भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिए ध्यान से, नस्तीकरण के लाभ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नस्तीकरण के लाभ बताइए। तो आइए चलिए जानते हैं हम लोग कि नस्तीकरण के क्या क्या लाभ हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है आपके नस्लीकरण के लाभ की। तो देखिए इसको बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो इसका होता है डियर एकदम साफ-साफ है कि नस्लीकरण के उद्देश्य जो होते हैं, पत्रों की सुरक्षा एवं व्यापारिक दस्तावेजों को नस्लीकरण की विधि द्वारा अपनाकर सुरक्षित रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट तो यही आता है आपका कि इससे क्या मिलता है? पत्रों को एक सुरक्षा मिलती है, ठीक है? जैसे क्या हुआ कि आपका फाइल कोई खो गया, जैसे कहा गया कि अभी आपका प्रवेश पत्र जो मिला हुआ है, तो अचानक मान लीजिए किसी का प्रवेश पत्र खो जाता है, या कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि सर हमारा प्रवेश पत्र खो गया, मैं क्या करूँ? तो इसीलिए देखिए कहा जाता है कि उसकी प्रतिलिपि आप रख लीजिए, उसका फोटो स्टेट करा के आप उसको रख लीजिए। अगर आपका उसके पास उसका फोटो स्टेट भी आपके पास रहेगा, तो कम से कम स्कूल वाले अगर साइन मोहर मार देंगे, तो आप जाएंगे उस जो आपका प्रतिलिपि मिला हुआ उसके आधार पर भी आप बोर्ड के एग्जामिनेशन को दे देंगे। ये समझ लीजिए इतनी पावर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ लीजिए कि इतना ज्यादा तो बिजनेस व्यापार में कितना उसका पावर होगा। तो इसीलिए प्रतिलिपि का जो होता है वो पूरा एक रिकॉर्ड भी रखा जाता है और पत्रों की सुरक्षा उससे रहती है, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो भी व्यापारिक पत्र रहते हैं, दस्तावेज रहते हैं, तो उनका एक निजीकरण की तरह रहता है। उनका मतलब कि सुरक्षा उनका बरकरार रहता है, ठीक है? नस्लीकरण के कारण देखिए क्या होता है डिस्टेंस, पत्रों और प्रलेखों के इधर उधर होने की चोरी जो होती है वो नहीं हो पाती है ना, क्योंकि लोग जानते हैं कि नहीं, हाँ भाई इसका तो प्रतिलिपि उनके पास है ही, हम क्या इसमें कर पाएंगे कुछ अपने हिसाब से। देखिए चोरी होने के वो होता है, खो जाने का आदि का भय जो होता है वो कम रहता है। या अचानक खो भी गया तो उसके आधार पर देखिए क्या होता है, ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो नस्लीकरण जो होता है या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लाभ नस्लीकरण क्या होता है मैंने इसको तो अच्छे से आपको बताया, और ये जो इसके लाभ हैं मैंने इनको भी आप लोगों को समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखिए तुरंत का तुरंत गिरेगा, जिसको कि आप नहीं अगर ओपन किए रहेंगे तो आपके पास, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जाएंगे, वीडियोस जाएंगे, उनको तुरंत आप लोग देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रकार से लेकर बात की जा रही है। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग के साथ फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक इन प्रश्नों को देखते रहिए, और भी जो मैंने महत्वपूर्ण बना रखे हैं उनको भी देखते रहिए, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, और जो नंबर मैंने आपको बता रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिए, और उसको भी अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। और जानते हैं कि आप लोग की ऑनलाइन स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है वो शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे शेयर जरूर करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हैं, ताकि हम लोग का मनोबल और भी बढ़े, और जो डीजे चैनल का जो फैमिली मेंबर है उसको बड़े पैमाने पर लेकर जाया जाए, एक ब्रांड चैनल को बनाया जाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।